हेलो, वेलकम टू माय चैनल शी इंस्पायर्स। आई होप कि मैं आप लोगों को इंस्पायर करूं अपनी जर्नी बता के कि मैंने कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया, अभी मैं कैसे स्ट्रगल कर रही हूं। ठीक है, तो हमने एक बार बात की थी एच टेट के एग्ज़ाम के लिए कि हरियाणा में अभी एच टेट का एग्ज़ाम होने वाला था, उसकी डेट भी दे दी थी, लेकिन अभी उसको दोबारा से उस पर केस वो एग्ज़ाम डेट उसकी शायद पोस्टपोन होगी क्योंकि नेट का एग्ज़ाम भी उसके साथ सेम डेट पे पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या है, बहुत ही पढ़ने का मन नहीं करता, डिमोटिवेशन आ जाती है कि अब क्या करेंगे, बार बार एग्ज़ाम आगे खिसक रहा है, सीईटी एग्ज़ाम भी आगे खिसक रहा है हरियाणा में। तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, कैसे करोगे, कैसे आपको पढ़ना है। तो देखो, जो बच्चा टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहा है, मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो मैं आपको उस चीज़ में अच्छे से बता पाऊँगी। तो देखो, जो टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहा है तो आपने ऐसा तो बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। तो सब ने कुछ ना कुछ तो अभी तक पढ़ा होगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले नोट्स ज़रूर बना लो। फिर उन ताकि एंड टाइम पे अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो अपने नोट्स एटलीस्ट उठा के रिवाइज़ कर लोगे। वरना कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में ही नोट्स बनाएंगे, फिर उनका सारा टाइम नोट्स बनाने में ही निकल जाता है, वो रिवाइज़ कर ही नहीं पाते। ये गलतियाँ मैंने भी की हैं कि मैं एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पे जब पढ़ती थी उसी टाइम फिर नोट्स बनाते थी। फिर एग्ज़ाम में मेरे को लगता था पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, लेकिन वो सिर्फ पढ़ा नहीं होता था, वो सिर्फ लिखा हुआ होता था दिमाग में। उसमें से 100 में से आपको 60-70% ही बात याद रहेंगे, 100 आउट ऑफ 100 याद नहीं रहता। इसलिए आप पहले अपना नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो कि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं हो तो 1-2 महीना आप अपने नोट्स को अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर सको। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि साइंस में मैं नोट्स बनाए थे मैंने, देखो, सबसे पहले तो टीजीटी वाले 9-10 को तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ ही लेना। ये जैसे 10th क्लास के मैंने नोट्स बनाए हैं। अब आपको नोट्स कैसे बनाना है, अब आप बोलते हैं कि एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन एनसीईआरटी में डीप में पूछेगा। ये नहीं कि एनसीईआरटी में आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा उठा के पूछ लेंगे। अभी कंपटीशन का टाइम है, इतने से कुछ नहीं होने वाला। ये मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ, पता नहीं कोई बताता है नहीं बताता है, लेकिन ये बात सच है। एनसीईआरटी हम भले ही बोलते हैं कि एनसीईआरटी सही है, सही भी है, मैं खुद भी बोलती हूँ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो मस्ट है, वो आपको करनी ही करनी है, उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें करनी है। अब जैसे ये मैंने नोट्स बनाए फर्स्ट चैप्टर का 10th क्लास का, आप ऐसे नोट्स बना सकते हो, कलर्ड पेन बीच में यूज़ करो। ठीक है, अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आप एनसीईआरटी लो, साथ में कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, जिसका आपको समझ में आए। ठीक है, और दोनों को पढ़ो, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते चलो। जैसे मान लो आपने ये रिएक्शन लिखी, ये लिखी, बीच में थोड़ी सी गैप छोड़ दो, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक लेके आओ, रेफरेंस बुक में से जो आपको इस सब टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ मिले वो जो गैप छोड़ा था वहाँ पे लिखो। ठीक है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, इतना ये गैप छोड़ दो। अगर आपको रेफरेंस बुक से कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में मिलता है तो यहाँ लिखो। ऐसा नहीं है कि 5-5 6-6 किताबें, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी प्लस में एक कोई भी रेफरेंस बुक ले लो। ठीक है, उसके बाद आप गूगल पे जाके उन पे टॉपिक सर्च करो और वहाँ से उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। उससे आपका टॉपिक एक चैप्टर एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप हर चैप्टर के नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, मैंने ऐसे हर चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने अपना टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। ऐसे आप सारे अपने नोट्स बना लो। ठीक है, उसके बाद पढ़ना कैसे है, पहले आपने सारे चैप्टर्स के नोट बना लिए, उसके बाद आप इनको जब लिखोगे तो कुछ तो आपको उसी टाइम याद हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा इनको पढ़ो, दोबारा पढ़ोगे जब आपको कुछ चीज़ें लगेंगी कि ये चीज़ें मेरे को कम याद हो रही हैं, टफ लग रही हैं, उनको आप ऐसे हाईलाइट कर लो। ठीक है, या एक काम दो, कुछ भी कर सकते हो, पहले या तो पेन से अंडरलाइन कर लो या ऐसे हाईलाइट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर सारे चैप्टर ऐसे कर लो। उसके बाद आप एक बार एग्ज़ाम टाइम में भी या उससे पहले पढ़ोगे तो एक बार दोबारा रिवीजन करो। तो उस टाइम पे आप देखोगे कि ये टॉपिक हैं जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, इन पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने, क्योंकि पता है ये आपकी वीकनेस है, यहाँ से आप गलती कर सकते हो, तो इन पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मैंने ये सब हाईलाइट किए हुए हैं। अब ये अपने जो भी आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे ना, अब जैसे ये चैप्टर हैं बायो वगैरह की,
ठीक है, इनमें ऐसे पूरे में मतलब ऐसे हाईलाइट करो, जो इम्पोर्टेंट हो अलग पेन का यूज़ करो। ठीक है, तो उससे क्या आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और याद भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं और करने हैं। तो ऐसे ही आप पूरा 9th और 10th को अच्छे से नोट्स बना लो, 9th और 10th दोनों के। उसकी तो आपको लाइन भी नहीं छोड़नी है। उसके बाद हमने बात करी थी 11th और 12th की। तो देखो 11th और 12th का क्या है, जो बच्चे बायो के हैं उनका मैथ वीक रहता है, तो आपको क्या करना है, बायो वालों को केमिस्ट्री और बायो पकड़ लेनी है दो। आप क्या करो, 11th के लिए बायो तो पूरी पढ़ लो, क्योंकि बायो आपको पसंद भी होगी अगर बायो के हो तो वो लाइन टू लाइन पढ़ लो, क्योंकि 11th 12th के बायो पूछी जाती है। एनिमल किंगडम हो गया, एक्सक्रीशन चैप्टर हो गया, ब्रीथिंग चैप्टर हो गया, ठीक है, ये वाले ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्लांट किंगडम वगैरह इन सब से, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब। तो आपको क्या करना है, 12th क्लास के अच्छे से आपको 11th 12th की बायो सबसे पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद आप चले जाओ केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री में किसी को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है तो थोड़ी कम कर लो, इनऑर्गेनिक अच्छी तो उसको एकदम ऐसा कर लो कि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, फिजिक्स आपको स्किप भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी इतनी अच्छी रहती भी नहीं, तो उस पर अभी फिर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अपनी ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, इतने में आपका मैं गारंटी दे रही हूँ आपका टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो मैंने बोला है उन चीज़ों पे ध्यान देना, वैसे आपको पढ़ना है। पहले नोट्स बनाने हैं, फिर रिवाइज करना है। 11th 12th के जो बोला है वो 11th 12th में आप भले रेफरेंस बुक ना करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका हो जाएगा बायो का। ठीक है, बायो के 2 एनसीईआरटी, आप उन्हीं को अच्छे से कवर कर लो, वही बहुत रहेगा, एक्स्ट्रा उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनरल नॉलेज हमारी ये ऑलराउंडर बुक है ही, ल्यूसेंट। ये देखो आपका कहीं भी सब्जेक्ट से मन भर जाए, सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप अपनी ल्यूसेंट उठा लो, अपने थोड़े थोड़े पेजेस के पढ़ते रहो। ल्यूसेंट में क्या है, आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी। आज के टाइम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे जिक्के नहीं पूछी जा रही हो, तो जिक्के तो आपके पूछी जाएगी एक तरह से। आपको देखो, अगर कंपटीशन से हट के कुछ करना है, तो आपको कंपटीशन से आगे अगर निकलना है, कंपटीशन क्लियर करना है, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आपको दूसरों से अलग कैसे जाना है। अब देखो, सब्जेक्ट जिस बच्चे का साइंस सब्जेक्ट है मान लो, तो साइंस तो बच्चा पढ़ ही रहा होगा, आप पढ़ रहे हो और लोग भी पढ़ रहे होंगे, तो आप उनसे ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाओगे। एक तो आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करोगे, दूसरा जहाँ पे बाकी बच्चे थोड़ा मिस कर रहे हैं, जहाँ पे उनके मार्क्स कट रहे हैं, जैसे जिक्के को लोग इग्नोर कर देते, अगर अगर आप जिक्के को भी अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उनसे ऊपर चले जाओगे। इसलिए हमेशा जीके को भी थोड़ा थोड़ा, जो इसमें मेन मेन टॉपिक है उसको पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो जीके ये हो जाएगी। अगर कोई हरियाणा का बच्चा दे रहा है तो हरियाणा जीके भी साथ में पढ़ो। ऐसे मैथ्स में क्या है, टीचिंग एग्जाम में मैथ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, 10 नंबर 15 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इसलिए मैथ्स की कोई भी मैराथन या प्रीवियस ईयर पेपर से करो, क्योंकि मैथ का क्या है, सीजीएल में अलग लेवल का मैथ आता है, सीएचएसएल में अलग लेवल का मैथ आता है, बैंक में एकदम डिफरेंट मैथ आता है, टीचिंग एग्जाम में टीचिंग के हिसाब से मैथ आता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं आता। तो आपको अपने लेवल के हिसाब से करना है, ये नहीं है कि आप सीजीएल का मैथ उठा के करने लग गए, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए पहले अपना ये देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका ज़रूर से मैथ वैथ सब हो जाएगा। तो मेन आपका है, अगर आपको कोई भी टीजीटी साइंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, और आपको अपना सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी दूसरी चीज़ है मोटिवेशन की, कि बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे, तो मोटिवेशन कहाँ से लाएं। देखो, मोटिवेशन का ऐसा है कि वो तो आपको अपनी खुद की कंडीशन देख के आपको मोटिवेशन आएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, ठीक है, फैमिली में हो, तो आपको खुद को पता है कि आपकी लाइफ कैसी हो जाती है बिना जॉब के, तो वो अपने आप में आपके लिए एक मोटिवेशन है। अगर आप मान लो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा, आप छोड़ के बैठ गए, बाकी बच्चे लगे पड़े तैयारी में, आप पीछे रह जाओगे। तो आपको क्या है, ठीक है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने की नहीं कह रहे, पर आप एटलीस्ट अपने चाहे 2-3 घंटे निकालो, पर बोलते ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, छोड़ना नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट के टच में रहोगे तो आपकी नॉलेज बनी रहेगी, अगर एक बार आपने छोड़ दिया तो आप सब भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अपना धीरे 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 अपना सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ते रहो, डेली थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, टच में रहो अपने सब्जेक्ट के, आपका एग्ज़ाम ज़रूर से क्लियर हो जाएगा। मोटिवेशन आपको अपने खुद से लेना है, कि आपकी लाइफ क्या, आप खुद देखो। अभी
जो लेडीज़ जॉब कर रही हैं उनकी एक सोसाइटी में अलग रेस्पेक्ट है, उनको लोग अलग नज़रों से देखते हैं। आपको पता हमारे यहाँ प्राइवेट वाला जॉब की इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते लोग कि अरे प्राइवेट है। गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे अपने अलग रेस्पेक्ट होती है कि गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है। तो गवर्नमेंट जॉब में आपके पास सिक्योरिटी है, और एक बार आपकी एज निकल गई उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप फॉर्म फिल कर सकते, उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी हम फ़ोन लेते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं 1 घंटा 2 घंटा चले गए, वो चीज़ आपके पास लाइफ टाइम है। आप जॉब करो, जॉब से आओ, अपने जितनी मर्जी रील्स देखो, जितना मर्जी करो। अभी जो टाइम है वो कभी लौट के नहीं आएगा। अगर एक बार फॉर्म की एज निकल गई उसके बाद आपको खाली बैठना है, कुछ काम है ही नहीं। तो इसलिए अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो देखो बच्चा जब सो जाता है वो टाइम आपका बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। बच्चे को दिन में सुलाते हो तो 2-3 घंटे, या बच्चा रात शाम में सोता है तो रात को 2-3 घंटे, सुबह लेट उठता है तो सुबह आप जल्दी उठ के पढ़ो। अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा हमें खुद, क्योंकि आप अगर जॉब नहीं लगे तो कोई नहीं देखेगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने अपने बच्चे को देखा है, या आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम थी, कोई नहीं देखेगा। सिर्फ बात यही आएगी कि पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की। इसलिए अपनी मेहनत करनी है और सबको गलत प्रूव करना। आप जॉब लग गए तो आपकी अलग ही रिस्पेक्ट होगी, सब आपको देखेंगे, सब आपको बुलाएंगे, वरना कोई नहीं पूछता बिना जॉब वाले को, ठीक है। तो इसलिए अभी ये मौका है, आपको पता है टीचिंग वैकेंसी तो खासकर 4-4 साल में, 3-3 साल में निकलती हैं। तो जिन लोगों से पिछला बार केवीएस मिस हो गया, एमवीएस मिस हो गया, ईएमआरएस मिस हो गया, एचटेट मिस हो गया, तो अभी मौका है। अभी आपको पता है सब वैकेंसियाँ अभी आएंगी, तो अभी लग जाओ, पढ़ लो, साथ में पढ़ोगे, इंस्पायर करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, साथ में मोटिवेशन देंगे एक दूसरे को। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि देखो नॉर्मली सबका क्या होता है कि अरे नया चैनल है, ये क्या ही बताएंगे। तो देखो नया तो हर कोई होता है, फर्स्ट टाइम सबका होता है। तो कुछ अच्छा करेंगे, साथ में करेंगे तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको भी और मुझे भी। साथ में बताएंगे, मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, गाइडेंस देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।